हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनुराग सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय अनुराग सिंह पर स्वागत करते हैं दोस्त आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय अनुराग सिंह पर। आज हम लोग चौथे एपिसोड में उपस्थित हुए हैं, जो कि चैप्टर सोल्यूशन अर्थात विलन वाले पार्ट का चौथा एपिसोड होगा। और इस एपिसोड में हम लोगों ने पिछले 3 वीडियो देख भी चुके हैं। यदि आप पिछले 3 वीडियो से एपिसोड ना देखे हो तो जरूर जाके देखिएगा, क्योंकि उसी के बाद ये आपका चौथा एपिसोड है। और इसमें हम लोग जानने वाले हैं मोल प्रभाज के बारे में, जिसमें पिछले में हम लोगों ने पढ़ा है द्रव्यमान प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता, सांद्रता प्रतिशतता और पीपीएम में सांद्रता, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, नॉर्मलता, मोलरता, मोललता, इतनी चीजें पढ़ चुके हैं। उसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था जो विलेय, विलायक और विलयन। इस विलेय की मात्रा के आधार पर विलयन के प्रकार और विलेयता के आधार पर विलयन के प्रकार, साथ ही साथ विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। इतनी चीजें हम लोगों ने पढ़ने के बाद आज हम लोग जो उपस्थित हुए इस एपिसोड में हम लोग पढ़ने वाले हैं मोल प्रभाज। चलिए, मोल प्रभाज का मतलब क्या होता है हेडिंग से ही जान लेते हैं। मोल प्रभाज का मतलब होता है मोलों की संख्या का अनुपात। प्रभाज का मतलब अनुपात होगा। किसका अनुपात? मोलों की संख्या का। एक चीज तो डिसाइड हो गया कि चलिए मोलों की संख्या का अनुपात निकालना है, लेकिन किसके मोलों की संख्या का अनुपात होगा? तो दो चीजें, एक विलेय या विलायक के मोलों की संख्या और दूसरा विलयन के मोलों की संख्या। क्या चीज मैंने कहा? मोल प्रभाज का मतलब, प्रभाज का मतलब होता है अनुपात। किसके? मोलों की संख्या के। मोलों की संख्या का अनुपात निकालना है। किसके मोलों की संख्या के? तो विलेय या विलायक के मोलों की संख्या और विलयन के मोलों की संख्या के अनुपात को। मतलब परिभाषा मिल गई कि विलेय या विलायक के मोलों की संख्या और विलयन के संपूर्ण मोलों की संख्या के अनुपात को ही क्या कहते हैं? मोल प्रभाज कहते हैं। या तो आप यदि विलेय और विलायक शब्द का ना प्रयोग करना चाहें तो आप वहीं पे लिख सकते हैं किसी एक अवयव, विलयन के किसी एक अवयव के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित संपूर्ण मोलों की संख्या के अनुपात को उस अवयव का मोल प्रभाज कहते हैं। अब जैसे ये डिफाइंड हो जाएगा, यदि मोल प्रभाज के पहले जो शब्द लगेगा अवयव के जगह पर वही शब्द आप रख दीजिएगा। मान लीजिए कह देता है विलेय का मोल प्रभाज क्या होता है, तो आप कहेंगे विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या और विलयन के संपूर्ण मोलों की संख्या के अनुपात को विलेय का मोल प्रभाज कहते हैं। चलिए, मान लीजिए विलायक का मोल प्रभाज पूछ ले, तब क्या कहेंगे? तो विलयन में विलायक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित संपूर्ण मोलों की संख्या के अनुपात को विलायक का मोल प्रभाज कहते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि यदि हमें केवल एक परिभाषा याद रहे तो चाहे विलेय का पूछे चाहे विलायक का पूछे हम लिख सकते हैं। और मैंने क्या कहा, यदि डायरेक्टली ना आपको अवयव आए तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि विलेय या विलायक के मोलों की संख्या और विलयन के संपूर्ण मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। ये चीज आके देख लीजिए, यहाँ पर लिखा भी गया है कि होता क्या है, विलेय या विलायक के मोलों की संख्या और विलयन के संपूर्ण मोलों की संख्या का जो अनुपात होगा यही मोल प्रभाज कहलाएगा, जो कि लिखित रूप में दिया गया। किसी विलयन में एक अवयव के मोलों की संख्या व विलयन में उपस्थित संपूर्ण मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। इसके बाद हमें सूत्र निकालना है। सूत्र निकालना होगा तो हमने मान लिया कि माना विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल एन व विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल एन हो तो विलयन के संपूर्ण मोलों की संख्या क्या होगा? तो हम जानते हैं कि विलयन जो होता है वो विलेय और विलायक से मिलकर बना होता है। इसका मतलब विलयन के मोलों की संख्या का जो मान होगा वह बराबर होगा किसके? विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या होगा। इसका मतलब विलेय के मोलों की संख्या का मान स्मॉल एन लिए हैं, विलायक के मोलों की संख्या का मान कैपिटल एन लिए हैं, इसलिए विलयन के संपूर्ण मोलों की संख्या का मान क्या मिलेगा? स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन मिलेगा। वही चीज आपको यहाँ पर लिखा गया है कि माना विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल एन व विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल एन हो तो विलयन के संपूर्ण मोलों की संख्या बराबर आपका क्या हो जाएगा? स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोगों को मान लीजिए विलेय का मोल प्रभाज निकालना होगा तो क्या होगा? मैंने अभी यही बताया, विलेय के मोलों की संख्या और विलयन के संपूर्ण मोलों की संख्या का अनुपात विलेय का मोल प्रभाज कहलाएगा। अब आपने विलेय के मोलों की संख्या को किससे माना है? स्मॉल एन से, और विलयन के संपूर्ण मोलों की संख्या का मान क्या निकाला? स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, इसलिए विलेय का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा? स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन हो जाएगा।
दूसरी चीज है विलायक का मोल प्रभाज। विलायक का मोल प्रभाज क्या होगा? तो विलायक का मोल प्रभाज बराबर होगा विलायक के मोलों की संख्या और विलयन के संपूर्ण मोलों की संख्या का अनुपात क्या कहलाएगा? विलायक का मोल प्रभाज कहलाएगा। अब हम लोगों ने माना है विलायक के मोलों की संख्या, हमने क्या माना है? कैपिटल एन माना है, मतलब ऊपर कैपिटल एन लिख देंगे, बटे में विलयन के संपूर्ण मोलों की संख्या क्या हो जाएगा? स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। इसका मतलब विलायक का मोल प्रभाज जो होगा वो स्मॉल एन अपन कैपिटल एन अपन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन हो जाएगा। अब यहां पर अगली चीज जो निकालना है वो ये है कि विलयन का मोल प्रभाज कितना होता है, तो सीधे याद रखिएगा 1 होगा। लेकिन कैसे होगा वो भी हम लोग जान लेते हैं। विलयन का मोल प्रभाज अगर कह रहा है तो बराबर क्या हो जाएगा? विलय का मोल प्रभाज प्लस विलायक का मोल प्रभाज। अब विलय का मोल प्रभाज हमने क्या माना है? XA, और विलायक का मोल प्रभाज हमने क्या माना है? XB। इसका विलयन का मोल प्रभाज बराबर क्या हो जाएगा? XA प्लस XB हो जाएगा। अब यहाँ पर XA का मान क्या है? स्मॉल एन अपन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। XB कितना है? कैपिटल एन अपन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन है। अब यदि आप जो आधार आपके जब समान होते हैं तो घात जुड़ जाते हैं, या हर बराबर होते हैं तो अंश जो होते हैं वो जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हर आपका बराबर है तो अंश जो होगा वो आपस में जुड़ जाएगा, और जुड़ेगा क्या मिल जाएगा? स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन अपन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। यदि अंश और हर आपके बराबर होते हैं तो उनकी वैल्यू कितनी होती है? तो उनकी वैल्यू 1 हो जाती है। इसका मतलब इसका मान कितना मिलेगा? आपको 1 मिल जाएगा। मतलब विलयन का मोल प्रभाज कितना होगा? तो आपका कितना होगा? 1 होगा। अब यहां से प्रश्न आपका इस बार भी आया हुआ 2022 वाले सेट में भी आपको क्या करता है? प्रतिशत सांद्रता देके कह देता है कि किसी एक का मोल प्रभाज बता दीजिए। एक चीज करिएगा, जैसे विलय का भी पूछ सकता है, विलायक का भी पूछ सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? विलय का निकाल लीजिएगा, एक में से विलय का घटा दीजिएगा, किसका मिल जाएगा? विलायक का। या विलायक का मोल प्रभाज निकाल लीजिएगा, एक में से घटा दीजिएगा, क्या मिल जाएगा? विलय का। क्यों? क्योंकि विलयन बराबर विलय प्लस विलायक होता है। हमने विलय का निकाल लिया, विलयन में से विलय का क्या करते? घटा दे, विलायक का मिल जाएगा। तो विलयन का पहले से निश्चित है, विलयन का कितना होता है? तो विलयन का कितना होता है? 1 होता है। इस आधार पर हम लोग क्या कर सकते हैं? मोल प्रभाज निकाल सकते हैं। लेकिन आपको डायरेक्ट मोलों की संख्या का मान सवाल में नहीं दिया जाता, तो बताइए फिर हम कैसे निकालेंगे? तो उसमें आपको क्या दे देगा? जो जो आपका पदार्थ लेगा उसमें उनका भार दे देगा कि यह इतना ग्राम है, यह इतना ग्राम है, या कोई पदार्थ लिया गया है इतना ग्राम, वह इस विलयन में घोला गया, इस विलायक में घोला गया। जैसे जलीय विलयन में घोल दिया, अगर जलीय विलयन में घोल दिया है तो जलीय विलयन जो होगा वह विलायक हो गया। मतलब विलायक का मात्रा घोल रहा है कितने ग्राम में वो भी आपको देगा, तो विलायक का वहां से भार मिल जाएगा, विलायक का क्या मिल जाएगा? अणुभार मिल जाएगा, और विलय का अणुभार मिल जाएगा, विलय का भार मिल जाएगा। इसकी सहायता से क्या निकालेंगे? स्मॉल एन और कैपिटल एन। क्योंकि मोलों की संख्या बराबर क्या होता है? भार बटे में अणुभार या परमाणु भार। अब जितना मात्रा दिया रहेगा उसमें उसके परमाणु भार या अणुभार से भाग दे दीजिएगा, आपको क्या मिल जाएगा? मोलों की संख्या, चाहे वो विलय का हो या विलायक का हो। जैसे ही आपका एन कैलकुलेट हो जाएगा, एन का मान रखकर स्मॉल एन और कैपिटल एन का मान रख के आप विलय का पूछे तो विलय का निकाल सकते हैं, विलायक का पूछे तो विलायक का निकाल सकते हैं। आइए, ये चीजें आपके पूर्ण हो चुके हैं, मतलब विलयन चैप्टर का आधा भाग आपका समाप्त हो चुका है। अब इस पर बचने वाला जो चीज है वो आपका सवाल है या न्यूमेरिकल कह सकते हैं, और जितने टाइप्स के आपके न्यूमेरिकल बनते हैं सभी आपको उतने टाइप के न्यूमेरिकल आपको यहाँ पर बताए जाएंगे। लेकिन न्यूमेरिकल लगाने के लिए आपके पास सूत्र याद होने चाहिए। यदि आप बाय द वे सूत्र भूल गए या सूत्र नहीं याद है तो फिर सवाल लगा पाना संभव नहीं होगा। ऐसा क्यों? इसका कारण है क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे कि इसमें किस सूत्र का प्रयोग होगा, तब तक आप पता नहीं कर पाएंगे कि सवाल में किन किन मानों की जरूरत है। हो सकता है सवाल में कुछ मान दिया हो, कुछ मान न दिया हो, तो वह मान कैसे निकलेगा, यह चीज सवाल में दिए गए मान और सूत्र के निर्धारण से ही पता चल पाएगा कि हम कैसे उस मान को ज्ञात करेंगे। इसलिए सूत्र का याद होना सबसे आवश्यक है, और दूसरा सबसे आवश्यक है कि प्रश्न में जो मान दिया गया है वह स्पष्टीकरण करके हम लोग पता कर लें कि वह किस चीज का मान है। और जैसे ये चीजें आपके क्लियर होते हैं, समझ लीजिए सवाल का 80% भाग आपका खत्म हो गया, 20% में बस रह जाता है गुणा और भाग, जो कि आप पहले से ही जानते हैं और पहले से करते आ रहे हैं, वो आप कर सकते हैं। मतलब विलयन का सवाल कठिन नहीं होने वाला है, ये लिख कर ले लीजिए। बस आपको दो चीजें करने हैं, एक सूत्र याद करने हैं, दूसरा जो सवाल दिया
गया उसमें सवाल में उसका क्या मतलब है और किन चीजों का मान दिया गया और किस चीज का मान पूछ रहा है, ये जस्टिफाई कर लेते हैं तो सवाल आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है। इससे जानने से पहले सबसे पहले ये चीजें जान लेते हैं कि जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है उनके सूत्र क्या है। सभी सूत्र आपको एक जगह पर दे दे रहे हैं, क्योंकि इसी के जस्ट बाद हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं न्यूमेरिकल अर्थात सवाल। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं द्रव्यमान प्रतिशतता। द्रव्यमान प्रतिशतता का सूत्र क्या होता है? तो द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर होता है स्मॉल w अपॉन कैपिटल W गुणे में 100 होता है। अब प्रश्न होगा कि स्मॉल w क्या है, कैपिटल W क्या है? तो याद रखिएगा स्मॉल w बिलियन की ग्राम में मात्रा है और कैपिटल W जो है वह बिलियन की ग्राम में मात्रा। द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर आपका क्या मिला, स्मॉल w अपॉन कैपिटल W गुणे में 100 मिला। स्मॉल w क्या है, बिलियन की ग्राम में मात्रा है और कैपिटल W क्या है, बिलियन की ग्राम में मात्रा है। मतलब द्रव्यमान प्रतिशतता पूछेगा तो आपको क्या करेगा, बिलियन का और बिलियन का ग्राम में मात्रा दे देगा और द्रव्यमान प्रतिशतता आपसे पूछ लेगा। या द्रव्यमान प्रतिशतता क्या देता है कि 10% भार अनुसार कोई पदार्थ है तो उसका मतलब क्या है, 10% का मतलब होता है 10/100। 10/100 का मतलब ये हो गया कि 10 जो है वह बिलियन है, 100 जो है वह बिलियन है। मतलब कि बिलियन की मात्रा 10 ग्राम और बिलियन की मात्रा कितना हो जाएगा, 100 ग्राम। इस प्रकार के सवाल आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगली चीज होती है आयतन प्रतिशतता। आयतन प्रतिशतता बराबर होता है स्मॉल v अपॉन कैपिटल V गुणे में 100 होता है। अब स्मॉल v क्या है, बिलियन का आयतन है, कैपिटल V क्या है, बिलियन का आयतन है और गुणे में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, क्या मिल जाएगा, आयतन प्रतिशतता। तीसरी चीज आता है द्रव्यमान बटे में आयतन प्रतिशतता। या तो कह देगा इसी को हम लोग सांद्रता प्रतिशतता के नाम से भी जानते हैं। तो सांद्रता प्रतिशतता बराबर सूत्र क्या होने वाला है वो जानते हैं। सांद्रता प्रतिशतता बराबर होता है स्मॉल w अपॉन कैपिटल V गुणे में 100। अब स्मॉल w क्या है, जैसा कि आप पिछले में जान चुके हैं, बिलियन के ग्राम में मात्रा है, इस और v क्या है, बिलियन का आयतन है, गुणे में क्या कर देंगे, 100। मतलब बिलियन की ग्राम में मात्रा बटे में बिलियन का आयतन और गुणे में कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। तो ये तीनों प्रतिशत पर आपके सूत्र हो गए। अगला सूत्र आपका क्या है, पीपीएम में सांद्रता है। पीपीएम में सांद्रता का सूत्र क्या होता है, तो सांद्रता फिर आ गया। अब सांद्रता आ गया तो आपको पता है कि स्मॉल w अपॉन कैपिटल भी होगा, लेकिन क्या यहाँ पर 100 का गुणा होगा, तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रतिशतता था और यहाँ पर प्रतिशतता नहीं है। इसका मतलब कि कितने का गुणा होगा, 10⁶ का गुणा हो जाएगा, क्योंकि पीपीएम का मतलब ये होता है पार्ट्स पर मिलियन। अब यहाँ पर अगर पीपीएम में सांद्रता का सूत्र जानना है तो सांद्रता W अपॉन V होगा। जब प्रतिशतता कहता है तो 100 का गुणा कहते हैं, लेकिन पीपीएम में इसलिए 10⁶ का गुणा हो जाएगा। लेकिन स्मॉल w क्या है, बिलियन की ग्राम में मात्रा है और v क्या है, बिलियन का आयतन है। फिर इसके जस्ट बाद हम आते हैं ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता या शक्ति। ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता या शक्ति को किससे डिनोट करते हैं, S से डिनोट करते हैं। इसका सूत्र क्या रहने वाला है, तो इसका भी सूत्र आपका यही है, W अपॉन VL। W अपॉन VL होगा, क्योंकि ग्राम प्रति लीटर कह रहा है। अगर ग्राम कह रहा है तो W हो गया, लीटर मतलब V हो गया। अब जो आयतन है वह लीटर में भी हो सकता है और मिली लीटर में भी हो सकता है। यदि लीटर में रहा तो क्या लिखिएगा, W अपॉन VL लिखिएगा, और यदि मिलीलीटर में रहा तो 1000 से गुणा कर दीजिएगा। तो W अपॉन VL हो जाएगा, या क्या हो जाएगा, W अपॉन VML गुणे में 1000। यदि आयतन लीटर में दिया हो और शक्ति पूछ रहा हो तो W अपॉन VL सूत्र का प्रयोग करिएगा। और यदि मान लीजिए आपको आयतन मिलीलीटर में दिया है और शक्ति पूछ रहा है तो आप इस सूत्र का प्रयोग कर लीजिएगा, अर्थात आप आयतन को परिवर्तित ना करिएगा। नहीं तो आपको खुद पता है कि हम आयतन को मिलीलीटर में दिया तो लीटर में चेंज करके भी हम लगा सकते हैं। तो चाहे आप लीटर में चेंज करके सूत्र का प्रयोग करिए या डायरेक्टली आप सूत्र का प्रयोग कर लीजिए। अगली चीज आता है नॉर्मलता। नॉर्मलता को किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल N से। अब कैपिटल N बराबर क्या होता है, W अपॉन E गुणे में VL। W क्या है, बिलियन की ग्राम में मात्रा है, E क्या है, बिलियन का तुल्यांकी भार है और V जो है वह आयतन है जो कि लीटर में है। मान लीजिए आयतन आपको मिलीलीटर में दे देगा तब सूत्र क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा W अपॉन E गुणे में VML गुणे में 1000। यदि आयतन मिलीलीटर में देगा तो इस सूत्र का प्रयोग करिएगा, और यदि आयतन लीटर में देगा तो इस सूत्र का प्रयोग करिएगा। मान लीजिए बिलियन का भार तो दिया रहेगा, लेकिन अब तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे, तो जो कहेगा NaCl H2SO4 HCl जो भी कहेगा उसका क्या निकालेगा, अणुभार निकालेगा। अणुभार कैसे निकलेगा, तो मैंने बताया था उसके अणुसूत्र में उपस्थित जितने परमाणु हैं
सभी परमाणु, एक एक परमाणु के परमाणु भार के मान का योग कर लीजिएगा, जो मान मिलेगा वही क्या कहलाएगा, अणुभार कहलाएगा। इसका मतलब कि E का जो मान होगा वह अणुभार से ही ज्ञात होगा। अब मान लीजिए आपके पास अणुभार का मान आ गया, तो तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे, तो उस अणु में पता करिएगा H+ आयन देता है कि OH- आयन देता है कि धनायन और ऋणायन, अर्थात वह अम्ल है, क्षार है या लवण है। यदि अम्ल होगा तो कितने H+ आयन देता है उससे भाग दे दीजिएगा अणुभार में। यदि क्षार होगा तो कितने OH- आयन दे रहा है अणुभार में, उससे भाग दे दीजिएगा। और यदि मान लीजिए आयनिक यौगिक रहा तो उसके अणुभार में उसके धन आयन या ऋण आयन की संख्या से भाग दे दीजिएगा, आपको क्या मिल जाएगा, तुल्यांकी भार मिल जाएगा। और तुल्यांकी भार ज्ञात होने पर आप नॉर्मलता ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद अगली चीज जो होती है वह क्या है, मोलरता। मोलरता क्या होता है, तो मोलरता का भी सूत्र आपको बता के कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, और कैपिटल एम बराबर क्या होता है, स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू VL होता है। अब स्मॉल w क्या है, विलेय की ग्राम में मात्रा है, m क्या है, अणुभार है, और VL जो है वो आयतन लीटर में है। मान लीजिए आयतन मिलीलीटर में हो जाए तो क्या कर देंगे, 1000 से गुणा कर देंगे। अगली जो है वो ये है मोललता। मोललता को किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। अब मोललता बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल w अपॉन m डैश इंटू w kg हो जाएगा। अब स्मॉल w क्या है, विलेय की ग्राम में मात्रा है, m डैश क्या है, अणुभार है, और इसके बाद कैपिटल W kg क्या है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर कैपिटल W विलेय नहीं बल्कि क्या है, विलायक है, और विलायक वो भी किसमें, किलोग्राम में। लेकिन मान लीजिए विलायक की मात्रा किलोग्राम में नहीं दिया, यदि मान लीजिए आपको किसमें दे दिया, ग्राम में दे दिया, तो 1000 से गुणा कर लीजिएगा। मान लीजिए अगर आपको विलायक की मात्रा नहीं देता है तो ऐसी परिस्थिति में आप विलयन से भी विलायक ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, विलयन का जो मात्रा दिया रहेगा उसमें से विलेय का घटा दीजिएगा, किसका मिल जाएगा, आपको विलायक का मिल जाएगा। अगली जो सूत्र है वो ये है, विलेय का मोल प्रभाज। विलेय का मोल प्रभाज बराबर क्या होता है, स्मॉल n अपन स्मॉल n प्लस कैपिटल N, और इसके बाद क्या होता है, विलायक का मोल प्रभाज जो कि क्या होता है, कैपिटल N अपान स्मॉल n प्लस कैपिटल N होता है। तो इतना पहले आप पूरा देख लीजिए। अगला जो हम लोगों को अब जानना है वो और भी सूत्र हैं जिनके प्रयोग से हम लोग सवाल लगाते हैं, और इन्हीं सारे सूत्रों में से आधे पार्ट से अगर कोई भी सवाल आने वाला है तो सभी सवाल के सूत्र आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। अगली चीज जो है अभी हम लोगों ने पढ़ा था नॉर्मलता और शक्ति में संबंध। तो नॉर्मलता और शक्ति में संबंध क्या होता है, तो n बराबर होता है यस अपान ई, जहां पर n है नॉर्मलता, यस है शक्ति, और ई जो है वो तुल्यांकी भार है। मोलरता व शक्ति में संबंध क्या था, तो मोलरता बराबर होता है यस अपान m हो जाता है, जाके देख लीजिएगा। तो m बराबर हो जाएगा s अपान m हो जाएगा, मोलरता और शक्ति में संबंध हो जाएगा। अगर नॉर्मलता और मोलरता में संबंध निकालना होगा तो आप जानते हैं नॉर्मलता बराबर होता है s अपान ई, और मोलरता बराबर होता है s अपान m होता है। दिस इंप्लाइज यदि s बराबर आप निकालेंगे तो नॉर्मलता गुणे में तुल्यांकी भार हो जाएगा, और यदि यहाँ s बराबर निकालेंगे तो मोलरता गुणे में अणुभार हो जाएगा। यदि बायां पक्ष बराबर होता है तो दायां पक्ष भी एक दूसरे के बराबर होते हैं। इसका मतलब कैपिटल N इंटू कैपिटल E बराबर कैपिटल M इंटू स्मॉल m। ध्यान रखिएगा स्मॉल m अणुभार नहीं है, अणुभार है, न कि मोललता। मोललता नहीं है, चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मलता और मोललता के बीच संबंध है। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम जानते हैं तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है, अणुभार बटे में आयन की संयोजकता। अणुभार को किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल m से। इसका मतलब n इंटू स्मॉल m अपन आयन की संयोजकता बराबर कैपिटल M गुणे में स्मॉल m हो जाएगा। अब स्मॉल m से कट जाएगा, क्या मिल जाएगा, n बटे में आयन की संयोजकता, n बटे में आयन की संयोजकता बराबर क्या मिल जाएगा, m। तो m बराबर क्या हो जाएगा, n बटे में आयन की संयोजकता। यदि मान लीजिए n बराबर आपको निकालना होगा तो n बराबर क्या मिल जाएगा, m गुणे में आयन की संयोजकता, मतलब n बराबर हो जाएगा m गुणे में आयन की संयोजकता, और m बराबर क्या हो जाएगा, n बटे में आयन की संयोजकता। अर्थात ये m और m कट गया, ये आयन की संयोजकता इधर चला जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा कैपिटल M गुणे में आयन की संयोजकता। और बाय द वे कैपिटल M निकालना तो m से m कैंसिल हो गया, कैपिटल M बराबर क्या हो जाएगा, n बटे में आयन की
संयोजकता। अगला जो सूत्र है वो ये है, जलीय विलयन के मोललता और मोल प्रभाज के बीच संबंध। यदि कोई पदार्थ कहता है कि यह जलीय विलयन में है तो उसका मोललता इतना है और मोल प्रभाज दे दे, या कोई दोनों में से कोई एक आपको दे दे और पूछ ले, तो ऐसी परिस्थिति के सूत्र से आप निकाल सकते हैं जिसमें XA क्या है, मोल प्रभाज है, और स्मॉल m जो है वो मोललता है। तो मोललता दे के मोल प्रभाज पूछ सकता है, मोल प्रभाज दे के मोललता पूछ सकता है। जो पूछेगा इस सूत्र में रख के आप क्या करिएगा, वहां से मोल प्रभाज या मोललता निकाल लीजिएगा। तो यह जो संबंध है वो किसके बीच है, मोललता और मोल प्रभाज के बीच। लेकिन कंडीशन है जलीय विलयन ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 55.56 जो मान रखा गया वो जलीय विलयन का ही रखा गया, और कोई भी लायक होगा तो उस पर यह सूत्र लगने वाला नहीं है। अगला है, यदि द्रव्यमान प्रतिशतता और मोलरता के बीच संबंध पूछे, तो द्रव्यमान प्रतिशतता दे दे और सीधे कह दे कि मोलरता का मान ज्ञात कर दीजिए, तो कैसे निकालेंगे, तो मोलरता बराबर होता है द्रव्यमान प्रतिशतता गुणे में घनत्व गुणे में 10 बटे में अणुभार। द्रव्यमान प्रतिशतता जितना दिया रहेगा वो रख लीजिएगा, घनत्व भी दिया रहेगा विलयन का वो रख लीजिएगा, गुणे में 10 कर दीजिएगा और उस अणुभार से भाग दे दीजिएगा, आपको क्या मिल जाएगा, मोलरता मिल जाएगा। इसके बाद होता है मोलरता और मोलरता में संबंध। तो मोलरता और मोलरता में संबंध क्या होगा, तो मोलरता बटे में मोलरता बराबर क्या होता है, घनत्व माइनस मोलरता गुणे में अणुभार बटे में 1000। तो ये पूरे सूत्र रहे। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो सेशन पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, साथ ही कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर शेयर करें और इन सूत्रों को जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगले एपिसोड में हम लोग जो देखने वाले हैं वो टोटल न्यूमेरिकल होगा, सवाल होगा, और सवाल आप तभी लगा पाएंगे जब सूत्र आपको याद होंगे। बाकी सवाल से मान कैसे निकालेंगे ये हम आपको बताने वाले हैं, इसलिए आप घबराइए नहीं। अगर इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि इस चैनल से आने वाले प्रत्येक नए वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। धन्यवाद।